कौन सा? लोक संगीत जो होता है ना, इसमें ध्यान रखना, लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध राज्यों में आता है। राजस्थान कौन से राज्यों में आता है भैया? समृद्ध राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, लोक संगीत की दृष्टि से। लोक संगीत का जो मूल आधार होते हैं वो क्या होते हैं भैया? आपके लोकगीत होते हैं। तो लोक संगीत का मूल आधार क्या होते हैं? आपके लोकगीत होते हैं। लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध राज्यों की श्रेणी में है। इस लोक संगीत के अंतर्गत कोई भी नियम निर्धारित नहीं होते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। लोक संगीत के अंतर्गत एक तो आपके नृतन, एक आपके वादन और एक आपके गायन, इन तीनों का क्या होता है? सब समावेश होता है। ठीक है, उसके बाद लोक संगीतों की बात करें तो लोकगीतों के बारे में क्या कहा गया? तो महात्मा गांधी जी ने लोकगीतों को संस्कृति का क्या कहा? पहरेदार। तो लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लोकगीतों को सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उन्होंने सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा। जवाहरलाल नेहरू जी ने साहब लोकगीतों को जन समुदाय की क्या कहा है? आत्मा। और यहां पर देवेंद्र सत्यार्थी कौन थे भैया? देवेंद्र सत्यार्थी। और देवेंद्र जो सत्यार्थी थे इन्होंने कहा था संस्कृति के मुंह बोले चित्र। संस्कृति के मुंह बोले चित्र। तो संस्कृति के मुंह बोले चित्र किसने कहा? तो ये किसने कहा? देवेंद्र सत्यार्थी ने। अब लोकगीतों की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता भैया, लोकगीत कैसे होते हैं? मौखिक होते हैं। लोकगीत कैसे होते हैं? सामूहिक होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। दूसरा, इसमें कोई भी सिद्धांत निश्चित नहीं होता है। उत्सवों और लोक संगीत का क्या होता है? अटूट संबंध होता है। क्या होता है? अटूट संबंध होता है। नेक्स्ट, अब लोक संगीत के अंतर्गत गायन करने वाली जो जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं भैया? तो गायन करने वाली जातियों के बारे में आपसे प्रश्न बनता है, तो यहां अपने को ध्यान रखना कौन कौन सी जातियों के बारे में प्रश्न बनेगा। तो एक तो सबसे पहले जो जाति है कौन सी है? मांगणियार जाति है। मांगणियार जो जाति है जिसका निवास क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर के अंतर्गत है। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान। इनके मुख्य जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? कामियच्चा और कौन सा? खड़ताल। ये ध्यान रखना, कामियच्चा और खड़ताल। ठीक है, फिर आती है लंगा जाति, पश्चिमी राजस्थान। इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? सारंगी, कामियच्चा। अब सुनना, अगर आपको कामियच्चा वाद्य यंत्र दे दिया जाए, एग्जाम में कामियच्चा वाद्य यंत्र आ जाए जैसे वीएसटीसी में आया था, और दोनों जातियां आपको ऑप्शन में आ जाए, साहब मांगणियार भी आ गए, लंगा आ गए, तो मेरे भैया मांगणियार राइट करना। कौन सा राइट करना है? मांगणियार। ढाडी जाति ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और इसका वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी और रबाब है। ढोली, ढोल बजाने वाले, ढोल जो बजाने वाली जाति होती है साहब वो कौन सी होती है? साहब ढोली, जिनको अपन राणा भी कहते हैं। उसके बाद मीरासी जाति, ये गायन करने वाली जाति कहां पर निवास करती है? पश्चिमी राजस्थान में। इनका वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी है। फिर आपके भाट हैं जो राजा महाराजाओं की क्या करते हैं? कीर्ति बखानी। राजा महाराजाओं की क्या करते हैं साहब? कीर्ति बखानी करते हैं साहब। कौन? आपके भाट। ठीक है, कानगुजरी, सरगड़े, कलावंत, कब्बाल, भवाई, भोपार, कंजर, ये सभी जातियां जो हैं राजस्थान में गायन करने वाली जातियां हैं। इनके अंतर्गत जो आपसे पूछा जाए वो आपको प्रश्न बनेगा मांगणियार और लंगा का, और उसमें से भी प्रश्न बनेगा वाद्य यंत्र का। तो मांगणियारों का जो मुख्य वाद्य यंत्र वो कौन सा है? फिर कह रहा हूं आपसे, मांगणियारों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका कामियच्चा है। ठीक है, अगला देखते हैं साहब, गायन की शैलियां। तो राजस्थान में संगीत गायन की जो शैलियां हैं आपकी, संगीत गायन की शैलियां, तो संगीत गायन की जो शैलियां राजस्थान के अंतर्गत कितनी है भैया? 4 है। कितनी है? 4। एक तो मांड गायन शैली, एक मांगणियार शैली, एक लंगा शैली, और एक कौन सी है भैया? तालबंदी शैली है। ठीक है, मांड गायन शैली, तो ये अपने को ध्यान रखना। मांड गायन शैली सबसे पहले अपन ले लेते साहब मांड गायन शैली। तो मांड गायन जो शैली है ये अपने को ध्यान रखना, 10वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन किस नाम से जानते थे? मांड के नाम से, याद रखना। 10वीं शताब्दी में जैसलमेर जो है आपका, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? क्या जाना जाता है साहब? मांड क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो गायन किया गया वो गायन क्या कहलाया भैया? मांड गायन कहलाया। क्या कहलाया? मांड गायन। अब एक ये मांड गायन जो होता है एक श्रृंगारिक राग होता है भैया, इसमें ऊंचे तो स्वर होते हैं, लंबी क्या होती है साहब? धुन होती है। किसमें? आपके साहब मांड गायन में। अब इसमें देखिए कलाकार कौन? कलाकारों की ट्रिक अपने को याद रखनी है भैया। अल्लाह ने जब गवरी को गवरी से मांगा, अल्लाह ने जब गवरी को गवरी से मांगा, तो भैया अल्लाह जीलाबाई, जमीला बानो, बन्नो बेगम, बतूल बेगम, गवरी देवी
और स्वर्गीय गौरी देवी और मांगी बाई का जो संबंध है साहब वो कौन सी गायन शैली से, आपके मांड गायन शैली से। ठीक है, आगे देखते हैं साहब। अब मांड गायन शैली की पहली कलाकार कौन है? अल्लाह जिल्ला बाई। इसका संबंध कहां से? बीकानेर। इसे राजस्थान की क्या कहते हैं भैया? मरु कोकिला। क्या कहा जाता है? आपके मरु कोकिला कहा जाता है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। जमीला बानो भैया ये कहाँ की है? जोधपुर की है। कहाँ की है साहब? आपके जोधपुर की है। हाँ, दूसरी बात ये अपन पढ़ रहे थे साहब, अभी इसी को पढ़ रहे हैं अपन, ये यहां तक। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने राज्य गीत केसरिया बालम को मांड राग में साहब ख्याति प्राप्त, यानी सर्वाधिक जो बार जो मांड राग में गाया है वो किसने गाया था? अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था, है ना। दूसरा, 1982 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट भी साहब क्या किया जाएगा? जारी किया गया है। दूसरी जो है अपनी जमीला बानो, ये जोधपुर की है। तीसरी बन्नो बेगम, ये जयपुर की है। दरबारी परंपरा की मांड गायिका है। कौन सी परंपरा की? दरबारी परंपरा की मांड गायिका है कौन आपकी? तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इनकी 2 शिष्या हैं साहब। 2 शिष्या कौन कौन सी? एक तो प्रेम कंवर है आपकी और एक रजनी पांडे। ये किसकी शिष्या है साहब? आपकी बन्नो बेगम की है। किसकी हो जाएंगी? बन्नो बेगम की। चौथी जो कलाकार है वो कौन है? बतूल बेगम, और ये जयपुर की है भैया। 2022 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? नारी शक्ति पुरस्कार। अगला देखिए साहब, यहां पर गौरी देवी, और गौरी देवी की बात करें तो ये पाली की है भैया। कहां की है? पाली की है। इन्होंने भैरवी राग में मांड गायन किया था। तो पाली वाली जो गौरी देवी है, इन्होंने तो भैरवी राग में मांड गायन किया था। दूसरा, स्वर्गीय गौरी देवी, अब इसको जोधपुर मानते हैं, लेकिन भैया एनसीईआरटी के अंतर्गत ये क्या दे रखा है? स्थान बीकानेर दे रखा है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अनुसार ये कहां से साहब आपके? तो ये अपने को ध्यान रखना कहां से है? बीकानेर से। इन्होंने मांड गायन में सादा मांड गायन किया था। इनको कहते हैं भैया मांड मल्लिका। क्या कहा जाता है? मांड मल्लिका कहा जाता है। मांगी बाई कहाँ की है? उदयपुर की है। इनको लोक सुरों की क्या कहा जाता है भैया? सेनाई कहा जाता है। और इन्होंने ही राजस्थान के राज्य गीत को सर्वप्रथम कौन से राग में गाया था? मांड राग में। कौन से राग में? मांड राग में। कौन सा गीत गाया था? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है, चलिए साहब, दूसरी जो गायन शैली है वो कौन सी है साहब? आपकी मांगणियार। कौन सी है? मांगणियार गायन शैली। अब मांगणियार जो गायन शैली है आपकी, इसका जो विकास किया वो कौन सी जाति के द्वारा किया गया था? मांगणियार जाति के द्वारा किया गया है। मांगणियार जो है वो कहां पर निवास करते हैं? पश्चिमी राजस्थान, विशेषतः जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर के अंतर्गत। इनका जो मुख्य वाद्यंत्र है वो कौन सा है? कामियाचा, और कौन सा भैया? खड़ताल। अब मांगणियार जो शैली है ये 6 राग और 36 रागनियों के लिए प्रसिद्ध है। 6 राग और 36 रागनियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सी शैली है? मांगणियार शैली है। अब इसके कलाकार कौन? साकर खां, कामियाचा का जादूगर, सद्दीक खां, खड़ताल का जादूगर, रमजान खां, ढोलक का जादूगर, रुकमा देवी, ये अपने को ध्यान रखना भैया, प्रथम महिला मांगणियार कलाकार, ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना आपको। अनवर खां, वर्ष 2024 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार। दूसरा, लंगा शैली। लंगा शैली किसके द्वारा विकसित की गई है? लंगा जाति के द्वारा की गई है। अब लंगा जाति के द्वारा की गई तो क्षेत्र वही अपना कौन सा हो जाएगा भैया? तो क्षेत्र हो जाएगा आपका कौन सा? जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर। जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर हो जाएगा। कलाकार कौन? अल्लाह माफ करे, अल्लादीन लंगा, लाखा खां, इनको भी 2021 में पद्मश्री, मेहरदीन लंगा, फूसे खां और करीम खां। ये कौन सी गायन शैली के हो जाएंगे साहब? आपके लंगा गायन शैली के हो जाएंगे। वाद्यंत्र इनके आपको पता है, ये कौन सा? सारंगी है और एक कौन सा है? कामियाचा है। ठीक है, उसके बाद देखिए तालबंदी शैली। इसका विकास जो हुआ था वो पूर्वी राजस्थान में। कौन से राजस्थान में? पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत तालबंदी शैली का विकास हुआ है। करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और दौसा। वाद्यंत्र कौन कौन से प्रयोग में आते हैं साहब? इसमें ढोल, नगाड़ा और शहनाई का प्रयोग किया जाता है। इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। और बेटा याद रखा, औरंगजेब ने कहा था इस संगीत को इतना गहरा दफना दो कि यह दोबारा प्रचलन में नहीं आए, कि यह दोबारा प्रचलन में ना आए। ये साहब अपने को ध्यान रखना। ये कौन सी आपकी राजस्थान की गायन शैली कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं साहब, राजस्थान के प्रमुख गायन शैलियां हो गई है, ये अपन कर चुके थे इनको, है ना। अब आता है साहब आपका कौन सा? लोकगीत। कौन सा टॉपिक आता है भैया? लोकगीत। अब लोकगीत के अंतर्गत देखते हैं साहब, लोकगीतों की अगर अपन बात करते हैं तो लोकगीतों में ध्यान रखना
क्षेत्रीयता के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, या मैं कह दूं आपसे भौगोलिक आधार पर जो लोकगीत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होते हैं भैया कौन से? मरुस्थलीय गीत, एक होते हैं कौन से? पर्वतीय क्षेत्रों के गीत, और एक होते हैं भैया कौन से? मैदानी क्षेत्रों के गीत। ठीक है, समझना ध्यान से। मरुस्थलीय क्षेत्रों के गीतों की क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता तो होती है कि साहब मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत मधुर व आकर्षक होते हैं, क्योंकि बहुत पसंद आते हैं साहब, आपने जब भी सुना होगा बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा, ऊंचे स्वर व लंबी धुन होती है इनमें, शब्दों और स्वरों में सौंदर्य क्या होता है साहब? अधिक होता है। तो आपके जो मरुस्थलीय गीत होते हैं इनके शब्द और जो स्वर होते हैं बहुत सुंदर होते हैं साहब, अधिक सौंदर्य लगता है ना। उसके बाद अब एग्जाम्पल के लिए साहब कौन कौन से लोकगीत है आपके? तो एग्जाम्पल के लिए मूमल है, डोरा है, कुरजा, सुपड़ा, रतन राणो, केवड़ा, घुघरी, ये जो लोकगीत है साहब ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों के गीत, तो पर्वतीय क्षेत्र यानी उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही का जो क्षेत्र है साहब पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अब इनकी विशेषता क्या है? तो विशेष अपने को ध्यान रखना, विशेष आपसे पूछे तो एक तो स्वर व शब्दों की सौंदर्यता कैसी होती है? कम होती है साहब, इनके स्वर सौंदर्य बिल्कुल महीन होते हैं, इनमें कोई सौंदर्यता नहीं होती। दूसरा, इनमें स्वर व धुन क्या होती है साहब? संक्षिप्त, या अपन कह सकते हैं साहब क्या होती है? छोटी होती है। यहां इस क्षेत्र में साहब सामूहिक गीतों का प्रचार हुआ, जैसे पटेल्यो, बिछियो, लालर, माछर, हमसीडो, ढोला मारू, ये जो लोकगीत है ये कौन से क्षेत्र के होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र के होते हैं। उसके बाद आते साहब मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र यानी पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत भक्ति और श्रृंगारिक गीतों का क्या है? समन्वय है। इन गीतों में उतार चढ़ाव अधिक होता है। और जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लें लांगुरिया, हिचकी, पंछिड़ा, रसिया और बिछुड़ो, ये जो लोकगीत है ये कौन से क्षेत्र के हो जाते हैं? मैदानी क्षेत्र। तो क्षेत्रीयता के आधार पर तो गीत कितने प्रकार के हो गए? 3, मरुस्थलीय, पर्वतीय और मैदानी। ठीक है, चलिए साहब आगे चलते हैं। सामान्यतः जो लोकगीत होते हैं भैया वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भैया? 5 प्रकार के लोकगीत होते हैं सामान्यतः। एक तो होते हैं साहब विरह गीत। विरह गीत का मतलब क्या होता है? विरह गीत में ध्यान रखना, नायक और नायिका जब एक दूसरे से दूर होते हैं उस समय वो क्या कहलाता है? विरह। और वो समय क्या कहलाता है? विरह काल। और उसकी जो नायिका होती है वो क्या कहलाती है भैया? विरहिणी कहलाती है। सपोज दैट, उदाहरण के लिए एक नायिका का पति फौज में नौकरी करता है तो नायिका से दूर है। अब नायिका से दूर है तो नायक की याद आने पर नायिका जो गीत गाएगी वो विरह होगा, यानी कि अपने नायक से दूर होती है तो क्या होगा? विरह होगा। तो विरह गीत के अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते साहब, एक कुरजा हो गया, एक कौन सा? केसरिया वालम। श्रृंगार गीत, इसमें क्या होता है? श्रृंगार का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? श्रृंगार का वर्णन होता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लेते साहब कौन सा? मूमल। वैवाहिक गीत, वैवाहिक गीत का मतलब विवाह के अवसर पर जो गाए जाते हैं, जैसे अपने सीठने हो गए, कामण हो गए, घोड़ी गीत हो गए, जलो जलाल, ये कैसे गीत होते हैं? वैवाहिक गीत होते हैं। भक्ति गीत, भक्ति गीत में ध्यान रखना, तेजा गीत, चिरजा, लांगुरिया, राती जाग, है ना, ये जो गीत होते हैं कैसे होते हैं? भक्ति गीत। पावड़े, ये वीर रस प्रधान जो गीत होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? पावड़े। तो सामान्यतः जो गीत लोकगीत होते हैं 5 प्रकार के, विरह, श्रृंगारिक, वैवाहिक, भक्ति और पावड़े। ठीक है, अब आपको कोई भी उदाहरण दे दे, जैसे आपको यहां जलो जलाल दे दिया, जैसे यहां आपको दुपट्टा दे दे कि साहब दुपट्टा लोकगीत कौन से गीतों की श्रेणी में आता है? तो दुपट्टा जो लोकगीत है अपना वो कौन से में आता है? वैवाहिक गीतों में आता है। अगला देखिए साहब, अब एक एक लोकगीत देखते हैं अपन। सबसे पहले केसरिया बालम, आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है साहब, पहली बात तो आपको ध्यान रखना ये राज्य गीत है, इसी को अपन रजवाड़ी गीत कहते हैं। ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व गीत के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा साहब? केसरिया बालम। दूसरा, इसे कौन से राग में गाया जाता है? मांड राग में गाया जाता है। सर्वाधिक बार गाने वाली कौन है? अल्लाह जिल्ला बाई। और प्रथम बार गाने वाली कौन है? मांगी बाई। इस लोकगीत में नायिका, नायक जो परदेश गया नायक है उसको बुलाने के लिए जो गीत गाती है वो कौन सा लोकगीत हो गया? केसरिया बालम। ठीक है बेटा। दूसरा होता है कुरजा। अब कुरजा कैसा है? विरह गीत है, प्रवासी पक्षी होता है कुरजा, गृहिणियों का संदेश भाग पक्षी कौन सा होता है? कुरजा। ठीक है ना। अब कुरजा में नायिका अपने परदेश गए पति को संदेश भेजती है साहब, किसके माध्यम से? कुरजा पक्षी के माध्यम से। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये? मारवाड़। कुरजा जो है साहब एक साहित्यिक पक्षी भी है जिसको अपन डेमोसिल क्रेन कहते हैं, और पहला पड़ाव कहां डालता है? खींचन फलोदी में। और कुरजा के लिए प्रसिद्ध जो आपका अभ्यारण्य वो कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य। ठीक है, अगला देखिए साहब, सुपना लोकगीत। सुपना विरह गीत है। अब इस सुपने गीत के अंतर्गत क्या होता है साहब?
एक नायिका के सपने में पति आते हैं और वो सुबह आते ही साहब वो जो सपने में जो पति आए थे, जो भी घटना हुई थी, उसका जिक्र अपने ननद और सासू से करती है। सोती रंग महल में सूती ने आयो सपनों मारो जीव जलावे ना, तो ये प्रकार की लाइन होती है। अगला पीपली। पीपली के अंतर्गत क्या होता है साहब, विरह गीत है, और यह गीत श्रावण तीज से पूर्व गाया जाता है। श्रावण तीज से पूर्व गाया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना। क्षेत्र कौन सा है, रेगिस्तान व शेखावाटी क्षेत्र है। इस गीत के माध्यम से प्रेम उद्गारों का क्या होता है साहब, वर्णन होता है। पपिहा या पपिहा लोकगीत, ये भी साहब आपका विरह की लोकगीत है नायिका के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कागा, ये भी साहब कैसा गीत है, विरह गीत है। नायिका कोए को विभिन्न प्रलोभन देकर उड़ने के लिए बोलती है, वो अपने पति की प्रतीक्षा में होती है, सगुन मनाती है, उड़ उड़ रे काला कागला जद मारो पी घर आए। पपिया या पपिया गीत, ये विरह गीत होता है। वर्षा काल में विरहिणी नायिका, वर्षा काल में विरहिणी जो नायिका होती है साहब, वो गीत गाती है, कौन सा आपका, पपिया, ठीक है। झोरबा, वेरी इंपॉर्टेंट, झोरबा जो लोकगीत है इसका क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर, ये भी विरह गीत है। सुबटिया, ये दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत। भील स्त्री अपने परदेश गए भील को बुलाने के लिए, भील जो स्त्री होती है वो अपने परदेश गए भील को बुलाने के लिए साहब कौन सा, सुबटिया। फिर चिरमी, ये जो चिरमी है ना, ये नववधु ससुराल में आने पर अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में जो उसके मन की दशा का जो वर्णन किया जाता है साहब, वो मन की दशा का वर्णन क्या कहलाता है, चिरमी। चिरमीरा डारा चार बारी जाऊं चिरमी ने, उतरती न दिखे मेड़ तो चढ़ती न दिखे अजमेर, ठीक है। तो ये अपने चिरमी लोकगीत हो गया। उसके बाद अब आते साहब श्रृंगारिक लोकगीत। श्रृंगारिक लोकगीतों में सबसे पहला कौन सा है, मुमल। मुमल की अगर अपन बात करते हैं तो मुमल कौन से क्षेत्र का है, जैसलमेर के क्षेत्र का है। इस लोकगीत में मुमल के नख से लेकर सिख तक के श्रृंगार का वर्णन है, यानी पैर के नाखून से लेकर और सिर तक के श्रृंगार का वर्णन किया गया, किसके, आपके, तो ये अपने को ध्यान रखना है साहब, ठीक है। उसके बाद काजलियो, काजलियो जो लोकगीत है इसका क्षेत्र तो मूल रूप से मानते हैं साहब शेखावटी, ठीक है। अब ये दो प्रकार के लोकगीतों में गाया जाता है, एक तो साहब ये चंग वाद्यंत्र के साथ होली के अवसर पर शेखावाटी में गाया जाता है, एक विवाह के अवसर पर, ये वैवाहिक गीत भी हो जाएगा भैया, है ना, ये श्रृंगारिक होने के साथ साथ कैसा हो जाएगा, वैवाहिक भी हो जाएगा। विवाह के अवसर पर भाभी के द्वारा दूल्हे की आंख में काजल डालते समय जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है भैया, काजली होता है। कांगसियो, ये गणगौर के अवसर पर कंगे को आधार मानकर साहब जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है साहब, आपका कांगसी होता है। फिर आपका गोरबंद है, ये श्रृंगारिक होता है, रेगिस्तान और शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जबकि गोरबंद जो होता है ना वो ऊंट के गले का आभूषण भी होता है। लावणी दो प्रकार की होती है, एक तो भैया श्रृंगारिक लावणी जिसमें नायिका नायक को मिलने के लिए बुलाती है, एक आपकी होती है भक्ति लावणी जिसमें देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं ना, तो ये अपने को ध्यान रखना। फिर उसके बाद आते हैं साहब भक्ति गीत। भक्ति गीत के अंतर्गत आता है साहब आपका चिरजा। कौन सा आता है भैया, चिरजा। अब चिरजा की मैं अगर आपसे बात करूं, चिरजा, तो चिरजा देखिए देवियों के भजन आरती जो पूजा होती है वो क्या कहलाती है, चिरजा कहलाती है। और सबसे बड़ा जो चिरजा है ना भैया, सबसे बड़ा चिरजा कौन सी माता का है, तो जीण माता का है। हरजस, ये हरजस जो लोकगीत होते हैं ना, एक तो भगवान श्री कृष्ण के सगुण भजन होते हैं जिनको अपन हरि कीर्तन कहते हैं, ठीक है, वो हरजस कहलाते हैं, ये भी भक्ति में आते हैं। अगर किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर 11वें दिन गाए जाने वाले भजन या जो भगवान के भजन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हरजस कहलाते हैं। राती जाग, तो यानी याद रखना भैया कुल देवी देवताओं के लिए जो गीत गाते जाते हैं रात भर जाग कर, वो कौन से होते हैं, राती जाग होते हैं। तेजा टेर, ये किसान प्रेरक गीत होता है। किसान फसल बुवाई से पूर्व, किसे, फसल बुवाई से पूर्व, किसान जो होते हैं भैया फसल बुवाई से पूर्व साहब कौन से, तेजा टेर गाते हैं साहब, अच्छी फसल की कामना के लिए। लांगुरिया, ये मां कैला देवी की आराधना में गाया ही जाता है साहब, किसकी आराधना में, मां कैला देवी की आराधना में, दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, है ना। चलिए साहब, ये मैंने आपको बता दिया, लांगुरिया मां कैला देवी की आराधना में गाते हैं। लांगुरिया प्रतीक किसका होता है, तो लांगुरिया प्रतीक होता है साहब हनुमान जी का। लांगुरिया नृत्य को अपन कौन सा कहते हैं, घुटवन नृत्य कहते हैं। यह जो नृत्य है अपने को ध्यान रखना, ये गुर्जर व मीणा जाति के द्वारा करौली, गंगापुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर क्षेत्र में किया जाता है। प्रसिद्ध जो कलाकार है वो स्वर्गीय नारायण लाल बेंगनिया है भैया, 32 इंच के थे, कनासिल बाड़ी धौलपुर के हैं। अब ये साहब स्वर्गीय हो चुके हैं जिन्होंने लांगुरिया को साहब पहचान दिलाई है। अब आते साहब वैवाहिक गीत, यानी कि विवाह के अवसर पर जो गीत होते हैं वो कौन से होते हैं।
तो वैवाहिक गीतों में देखिए साहब, पहले सेजा, अच्छे वर के लिए, कामना के लिए जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? सेजा होता है। मोरिया, मोरिया 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार से गाया जाता है साहब? 2 प्रकार से, ठीक है। अब मोरिया 2 प्रकार से कैसे गाया जाता है, तो यहां पर अपने को ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आपको। मोरिया 2 प्रकार से, एक तो वर्षा का सूचक, कौन से क्षेत्र में? आबू क्षेत्र में। मोर बोले रे उमल जी आबूरा पहाड़ा में, ठीक है। एक लड़की की सगाई तो हो चुकी है, लड़की की क्या हो चुकी है? सगाई, लेकिन विवाह में देरी है, लेकिन विवाह में क्या है? देरी। तो उसको अपने प्रियतम की याद आती है, तो प्रियतम की याद आएगी तो लोकगीत तो गाएगी, अच्छो मोरिया अच्छो बोले उन्हें ढलती रात ने, ठीक है। दूसरा होता है कामण, ये वर को जादू टोने से बचाने के लिए, दूल्हे को सजाकर भेजा जाता है, तो हो सकता है कोई वहां नजर लगा दे, इसलिए जादू टोने से बचाने के लिए कामण गाते हैं। घोड़ी गीत, घोड़ी निकासी के समय बन्ना बन्नी, ये दूल्हा दुल्हन की कामना के लिए गाए जाते हैं। फिर दुपट्टा, ये दुपट्टा जो है ना, ये आपको ध्यान रखना दूल्हे की सालियों के द्वारा, दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। दूल्हे की सालियों के द्वारा कौन सा गाया जाता है? दुपट्टा। फिर जलो जलाल, ये क्या होता है साहब? जलो जलाल डेरा देखने जाते समय, डेरा देखने जाते समय जो महिलाएं गाती हैं वो क्या कहलाता है साहब? आपका जलो जलाल। यानी कि जैसे अपनी बारात जाती है साहब, वधू पक्ष के यहाँ पहुंचती है, तो आपको पता है सबसे पहले साहब सरकारी स्कूल में रुकेगी जाकर, और जो सरकारी स्कूल होता है उसको अपन क्या कहते हैं? जनमासा कहते हैं। और जो जनमासा है साहब, वहां पर जो महिलाएं होती है वर को देखने के लिए जाती है, दुल्हन तो जा नहीं सकती, तो महिलाएं जाती है स्थानीय, फिर वो आकर दुल्हन से कहती है अरे तेरे वाला तो साहब क्या बात है, सुपर डुपर है ना। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है, ये उस वर को देखने जाते समय जो गीत गाती है वो कौन सा होता है? जलो जलाल। सीठने, ये जो गीत होते हैं ना, ये मनोरंजन उल्लास के लिए गाली गीत के रूप में गाए जाते हैं। कौन से? सीठने। और ल्यू, ये बेटी की विदाई के अवसर पर, बेटी की विदाई के अवसर पर, ठीक है। उसके बाद पावना, पावना अपने को ध्यान रखना है जब वर पहली बार ससुराल में आता है साहब, ससुराल में आता है तो साहब भोजन करते समय, भोजन करते समय वधू पक्ष की जो महिलाएं होती है वो गीत गाती है, वो कौन सा कहलाता है साहब? पावना कहलाता है। कौन सा? पावना। अगला देखिए साहब, हमसीड़ो। हमसीड़ो जो लोकगीत होता है, यह हमसीड़ो लोकगीत अपने को ध्यान रखना उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध है, और ये हमसीड़ो लोकगीत भीलों के द्वारा युगल स्वरूप में गाया जाता है, भीलों के द्वारा युगल स्वरूप में गाया जाता है साहब। कौन सा लोकगीत? तो अपने को याद रखना कौन सा? हमसीड़ो। दूसरा हिचकी, ये मेवात का प्रसिद्ध है बेटा, मेवात का मतलब अलवर भरतपुर के क्षेत्र में किसी की याद आने पर जो लोकगीत गाया जाता है वो हिचकी गाया जाता है, ठीक है। पंछिड़ा, ये हाड़ौती ढूंढाड़ के अंतर्गत गाया जाता है, उत्सव मेलों के अवसर पर अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ पंछिड़ा। रसिया पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। जीरो, ये आपको ध्यान रखना साहब मरुस्थलीय है। कैसा गीत है? मरुस्थलीय गीत है। इसमें क्या होता है, एक नायिका नायक को जीरे की फसल बोने के लिए क्या करती है? सब मना करती है, क्योंकि एक तो जीरा जो फसल है श्रम साध्य, कठिनाई भरी है। दूसरा, सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने के कारण कौन सी फसल को नुकसान होता है? जीरे की। मत वो हमारा परिणाम जीरो या जीरो जीरो वेरी। फिर बिछुड़ा, और बिछुड़ा जो प्रसिद्ध है साहब कहाँ का है? हाड़ौती में। एक पत्नी को बिच्छू काट लेता है, वो मरणासन अवस्था में होती है, तब वो अपने पति को पास बुलाकर कहती है कि साहब मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप अपनी रख रखाव देख रेख के लिए साहब दूसरी शादी कर लेना, मैं तो मरी होसी राम मरी होसी खाएगो वेरी बिछुड़ो। उसके बाद आते साहब बधावा गीत, तो ये आप जानते हो साहब, ये मांगलिक होते हैं। कोई भी नए ग्रह में प्रवेश करेंगे अपन, या गाड़ी लेंगे, पूजन होगा, घर में प्रवेश करते हैं, या कोई भी जो मांगलिक काम होता है उसमें बधावा गीत। फिर इंडोणी, यानी कि पानी भरने जाते समय जो लोकगीत गाया जाता है वो इंडोणी है। पणिहारा, पणिहारी लोकगीत में ध्यान रखना, इसमें राजस्थान स्त्री को पतिव्रत धर्म पर अटल रहने के लिए, ये अपने को ध्यान रखना, पूछा जाए तो पतिव्रत धर्म पर अटल रहने के लिए, तो अपने को ध्यान रखना कौन सा साहब? पणिहारी। होलर या जच्चा, तो ये अपने को ध्यान रखना बच्चा या बच्ची के जन्म के अवसर पर, बच्चा या बच्ची के जन्म के अवसर पर जो गाए जाते हैं वो कौन सा होता है साहब? होलर होता है। हिंडो हिंडोलिया, श्रावण माह में झूला झूलते समय, झूला झूलते समय कौन सा गाया जाता है? हिंडो हिंडोलिया, ठीक है।
पावड़े ये पाबू जी के लिए गाते हैं, छावली गोगा जी के लिए गाते हैं, व्यावले ये आपको ध्यान रखना रामदेव जी के लिए गाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस बेसला आपके कला संस्कृति के बूस्टर डोज में आज जिस टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे वो है राजस्थान के संगीत घराने। ठीक है, आपका प्रत्येक टॉपिक बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है, बहुत अच्छे से आपका हर टॉपिक आपको तैयार करके दिया गया है। तो आइए बिना देर की अपन इस क्लास का आनंद लेते हैं साहब, जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए साहब, संगीत घराने किसको कहते हैं? तो सबसे पहले घराने का अर्थ क्या होता है? तो शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य की जो विशिष्ट परंपरा होती है उस विशिष्ट परंपरा को क्या कहा जाता है भैया? घराना कहा जाता है। तो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गुरु शिष्य की जो विशिष्ट परंपरा होती है सीखने सिखाने वाली, वो क्या कहलाती है? आपकी घराना कहलाती है। राजस्थान के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत की 2 गायन शैलियों का विकास हुआ। राजस्थान के अंतर्गत कितनी गायन शैलियों का विकास हुआ है? 2 गायन शैलियों का विकास हुआ है शास्त्रीय संगीत की। अब कौन कौन सी है 2 गायन शैली? तो एक तो भैया कौन सी है? ध्रुपद गायन शैली है। एक तो कौन सी है मेरे भैया? ध्रुपद गायन शैली। और एक कौन सी है भैया? आपकी ख्याल गायन शैली। 2 शास्त्रीय संगीत की 2 गायन शैली राजस्थान में है। ध्रुपद गायन शैली की अगर बात करते भैया तो ध्रुपद का मतलब होता है भैया अटल, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका अर्थ क्या है ध्रुपद का? शास्त्रीय संगीत के नियमों में रहते हुए पूर्ण अनुशासन में किया जाने वाला जो गायन है वो क्या कहलाता है? ध्रुपद गायन। कौन सा गायन? ध्रुपद गायन। अब इसकी विशेषता क्या है? तो एक तो साहब इसमें हेरफेर नहीं होता। ध्रुपद गायन श्रम श्राद्ध शैली है। इसका जो ध्रुपद गायन शैली का प्रारंभ माना जाता है वो किसके समय से माना जाता है? मानसिंह तोमर के समय से। किसके समय से? मानसिंह तोमर के समय से। अकबर के समय ध्रुपद की कितनी वाणियां विकसित हुई थी? 4। तो ध्रुपद की 4 वाणियां किसके समय विकसित हुई हैं? अकबर के समय। एक तो कौन सी है? गोहारी, प्रवर्तक स्वामी हरिदास। दूसरी कौन सी? नुहारी, श्रीचंद नुहार। तीसरी डागुरी, ब्रजचंद डागुर। चौथी खंडारी, सम्मुखन सिंह। तो अकबर के समय जो आपके ध्रुपद गायन की 4 वाणियां विकसित हुई थी, कौन सी? नुहारी, आपके गोहारी, नुहारी, डागुरी और खंडारी। अब ध्रुपद के कलाकार कौन है? तो भैया 2 कलाकार अपने को मुख्य रूप से याद रखना। एक तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग, और ये कहां के साहब? आपके जयपुर के। और वर्ष 2024 में इनको क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। दूसरा मधु भट्ट तेलंग, ये भी साहब कहां से हैं? जयपुर से। ध्रुपद गायन की प्रथम महिला कलाकार। तो ध्रुपद गायन की प्रथम महिला जो कलाकार है ये अपने को ध्यान रखना भैया, वो कौन सी हो जाएगी? आपके मधु भट्ट तेलंग। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम संगणक के अंतर्गत आया हुआ है। अगला ख्याल गायन शैली की बात करें तो वर्तमान में जो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गायन शैली का प्रचलन है वो कौन सी है? ख्याल गायन शैली। इस ख्याल गायन शैली में साहब हेर फेर की क्या होती है? संभावना होती है। संभावना होती है। दूसरा, कल्पना के आधार पर। किसके आधार पर? कल्पना के आधार पर गायन किया जाता है। ख्याल जो गायन शैली है इसके अंतर्गत कई घरानों का प्रवर्तन हुआ, अलग अलग घराने का प्रवर्तन हुआ। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है कौन सा? जयपुर घराना भैया। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन घराना, या इसी को अपन कहते हैं भैया मूल घराना। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन घराना या मूल घराना कहा जाता है। प्रवर्तक कौन है? तो मनरंग भूपत खां किसके प्रवर्तक है? जयपुर घराने के। कलाकार कौन है? मोहम्मद अली कोठी वाले साहब इसके जयपुर घराने के क्या हो जाएंगे? कलाकार। इस जयपुर घराने को 3 उपघरानों में बांटा गया है। कितने उपघरानों में बांटा गया है? 3। अब 3 उपघरानों में कौन कौन सा? एक तो अल्लादिया घराना, एक मेवाती घराना और एक पटियाला घराना। अल्लादिया घराने के प्रवर्तक कौन? अल्लादिया खां। कलाकार कौन है? तो केसरभाई केरकर, भास्कर बुआ, गुल्लू भाई, गोविंद राम टेम्बे। ये कौन से घराने के कलाकार हैं? अल्लादिया घराने के। मेवाती घराना, जो मेवाती घराना इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे उस्ताद घग्गे नजीर खां हो जाएंगे। कलाकार कौन है? पंडित पूरण, पंडित जसराज, ज्योतिराम मतीराम और फिर आपसे पूछे तो नाथूलाल चिमनलाल। ठीक है साहब। दूसरा पटियाला घराना, तो पटियाला घराने के प्रवर्तक आलिया फत्तू। अब इनका आलिया फत्तू पूरा नाम आपसे पूछे तो एक तो अपने को ध्यान रखना अलीबक्स और फतेह अली। तो अलीबक्स और फतेह अली जो है साहब वो क्या कौन से घराने के प्रवर्तक है? पटियाला घराने के। और इनको अपन क्या कहते हैं साहब? आलिया फत्तू। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली का संबंध कौन से घराने से है, ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो भैया आपको ध्यान रखना गुलाम अली का संबंध है वो कौन से घराने से? पटियाला घराने से। अगला देखते हैं। अगला जो घराना है दूसरे नंबर का वो अतरौली घराना है। इसके प्रवर्तक कौन है भैया? साहब खां हैं। कलाकार कौन हो जाएगी? तो इसके कलाकार हो जाएगी साहब कौन? आपकी किशोरीबाई अमोणकर। कौन हो जाएगी भैया? किशोरीबाई अमोणकर। रुलाने वाले फकीर मान तोल खां का संबंध
अगर पूछा जाए तो रुलाने वाले फकीर मानतोल खां का संबंध कौन से घराने से है? तो अतरौली घराने से है। बीनकार घराना, ये प्रवर्तक रज्जावली बीनकार हैं। सैनिया घराना के प्रवर्तक सूरत सेन है। कलाकार अमृत सेन, ये राजस्थान में सितार वादकों का घराना है। डागर घराना या सहारनपुर घराना, ये जो घराना है साहब बहराम खां डागर के द्वारा बनाया गया है। रंगीला घराना, ये मियाँ रंगीले या रमजान खां के द्वारा बनाया गया है। अब दो घराने ऐसे हैं जिनको चलाने वाले थे उन्होंने राजस्थान में ही शिक्षा ली, लेकिन राजस्थान से बाहर जाकर उन्होंने घरानों का परिवर्तन किया। कौन सा? किराना घराना। किराना घराना कहां पर है? महाराष्ट्र में है। प्रवर्तक हो जाएंगे बंदे अली खां। कौन हो जाएंगे भैया? आपके बंदे अली खां हो जाएंगे। कलाकार कौन? तो पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम। फिर उसके बाद दूसरा घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना कहां पर है साहब? आपके एमपी में। इसके प्रवर्तक अब्दुल्ला खां, कादिर बख्श खां। कौन हो जाएंगे? कादिर बख्श खां। इसके प्रमुख जो गायक है वो कौन है साहब? आपके हस्सू खां और हद्दू।